हेलो एवरीवन। हमारा विषय चल रहा है हिंदी शिक्षण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे श्रवण कौशल के बारे में। तो आज हम देखेंगे श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो नंबर एक उद्देश्य होता है छात्रों में ऐसी क्षमता विकसित करना जिससे वे दूसरों की बातों को एकाग्रचित होकर सुन सकें और जो कहा गया है उसके अर्थ को समझ सकें। अगला है छात्रों में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वे शब्दों का सही और शुद्ध उच्चारण कर सकें। बच्चों में उच्चारण विभेद की तर्क शक्ति विकसित करना। अगला है छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे वक्ता के विचारों और मनोभावों को समझ सकें। नंबर 5 है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 6 छात्रों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं काहे के हिंदी श्रवण कौशल शिक्षण के ये सारे उद्देश्य होते हैं जो कि आपने पढ़े। फिर आगे हम देखते हैं श्रवण कौशल में कौन कौन सी बातें होती हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। तो नंबर एक बात का ध्यान रखना चाहिए ये है कि छात्रों में श्रवण इंद्रिय का विकास होना चाहिए। मतलब जो उसका कान है, जो सुनने की क्षमता है, उसका विकास सही से होना चाहिए। अगर श्रवण इंद्रिय में कोई विकृति है तो उसका यथासंभव उपचार करवाना चाहिए और अगर किसी उपकरण की आवश्यकता है तो वो भी उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए और उसकी जानकारी भी देनी चाहिए। शिक्षक के लिए भी आवश्यक होता है कि वो शब्दों का उच्चारण शुद्ध करे। शिक्षक का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि वो जो बोल रहा है उसको शुद्ध उच्चारित करे। जब टीचर शुद्ध बोलेगा तभी शिक्षार्थी उसी हिसाब से ज्ञान अर्जित करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। जैसा अध्यापक बोलेगा वैसे ही बच्चे भी बोलेंगे। कक्षा में आदर्श वाचन, वार्तालाप, वाद विवाद, काव्य पठन आदि का आयोजन भी करते रहना चाहिए। इससे बालकों में व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अगला है कक्षा का वातावरण शांत होना चाहिए और शैक्षिक होना चाहिए जिससे बालक ध्यानपूर्वक सुन सकें। नंबर 5 है शिक्षक को बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहुत ही कठोर नहीं होना चाहिए। टीचर को सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातों को शांति से सुनना चाहिए। और अगला हम देखेंगे श्रवण कौशल की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो श्रवण कौशल की निम्न विधियाँ हैं। नंबर एक होता है सस्वर वाचन करना। ठीक, इसके अंतर्गत शिक्षक शुद्ध उच्चारण, उचित गति और विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन कराता है और सभी छात्रों को आदेश देता है कि ध्यानपूर्वक सुने ताकि किसी अन्य छात्र से वही वाचन कराया जा सके। अगला होता है श्रुत लेखन। इसके अंतर्गत शिक्षक किसी गद्यांश व कठिन शब्दों को बोलता है। इससे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर सही सही लिखते हैं, जिसे हम इमला बोलते हैं। ठीक, जो बालक ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है वह सही सही नहीं लिख पाता है और उसके शब्द भी छूट जाते हैं। अतः श्रुत लेखन श्रवण कौशल के विकास में सहायक होता है। अगली विधि कौन सी है? कहानी व पहेलियों के द्वारा। तो इसके माध्यम से शिक्षक कहानियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है जिससे सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पुनः शिक्षक उन्हीं कहानियों को छात्रों के द्वारा सुनाने को कहता है। तो छात्रों के अंदर एकाग्रता का भाव विकसित होता है। मतलब अध्यापक कोई कहानी सुनाता है, फिर बालकों से कहता है कि वो अपनी भाषा में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक कोई कहानी सुनाता है क्लास में, फिर बच्चे उसी कहानी को अपनी भाषा में सुनाने का प्रयास करते हैं। फिर अगला है वाद विवाद विधि। तो श्रवण कौशल में वाद विवाद भी एक महत्वपूर्ण विधि होती है। इस विधि में छात्रों को हर बात ध्यानपूर्वक सुननी होती है ताकि वे एक दूसरे के प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें और उनके अंदर तर्क वितर्क का भाव विकसित हो सके। अगला होता है नंबर 5 विधि है ऑडियो टेप, टीवी, रेडियो, चलचित्र के रूप में। तो वर्तमान समय में ऑडियो टेप, टीवी, रेडियो, चलचित्र के द्वारा बहुत ही महत्व इनका, मतलब ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका बहुत महत्व हो गया है श्रवण कौशल में। इनके द्वारा आसानी से ज्ञानार्जन हो जाता है जिससे व्यक्ति को कम प्रयास के द्वारा ही अधिक ज्ञानार्जन होता है और लंबे समय तक स्थायी रूप से बना रहता है। अतः शिक्षक द्वारा श्रवण कौशल में उपरोक्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो क्लास में इन सब सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके माध्यम से जो बालक सीखते हैं वो स्थायी होता है और अच्छा वो ज्ञानार्जन कर सकते हैं इससे। फिर अगली यूनिट है यूनिट 5। इसमें हम देखेंगे मौखिक भाषा। इसके पहले हमने श्रवण कौशल के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? तो अपने मन की बात प्रकट करने के लिए मनुष्य समाज के द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसके व्यवस्थित रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो बोलना होता है, दूसरा वार्तालाप होता है और तीसरा भाषण होता है। तो बोलने में एक ही व्यक्ति की प्रधानता होती है, जैसे आदेश देना या किसी से कुछ मांगना। वार्तालाप में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है। भाषण में भी एक ही वक्ता होता है, उसी की प्रधानता होती है और अन्य की महत्ता होती है, अन्य श्रोता होते हैं। ठीक, अब मातृभाषा शिक्षण में मौखिक भाषा का महत्व क्या है ये देखेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मौखिक रूप से एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रतिदिन सारी बातें लिखित रूप में नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मातृभाषा में मौखिक भाषा का प्रशिक्षण देना नितांत आवश्यक होता है। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक भाषा का महत्व क्या होता है? तो नंबर 1 है भाषा का
यथार्थ रूप ध्वनियों में होता है। भाषा का यथार्थ रूप ध्वनियों में होता है, लिपियों में नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ध्वनि के द्वारा जो उच्चारण होते हैं उसे ही मौखिक भाषा कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने एक परिभाषा दी है मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा वो व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या अभिव्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने। फिर ध्वनियों द्वारा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा के द्वारा होती है। नंबर 2 है, व्यवहारिक जीवन में हम प्रतिदिन के कार्यों में मौखिक भाषा ही प्रयोग करते हैं, अतः मातृभाषा में मौखिक भाषा कौशल नितांत आवश्यक होता है। मौखिक भाषा के ज्ञान पर ही लिखित भाषा का ज्ञान आधारित होता है। फिर एक रॉडसन आए थे, ये वैज्ञानिक हैं, रुडाप्सन इनका नाम है। ये रॉडसन ही होगा, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है, मौखिक भाषा वो नींव होती है जो लिखित भाषा का निर्माण करती है। मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा की नींव होती है। शिक्षण कार्य में भी सर्वप्रथम हम मौखिक भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लिखित भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले हम मौखिक भाषा सीखते हैं, उसके बाद लिखित भाषा सीखते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। नंबर 5 है पॉइंट, मौखिक भाषा निरस्ता को दूर करती है, पठन पाठन को रुचिकर बनाती है। फिर अगला है, मौखिक भाषा मधुर, शिष्ट, शुद्ध तथा सामाजिक भाषा बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल देता है। मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए, मधुर, शिष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 1 है, छात्रों में इस योग्यता को विकसित करना ही प्रश्नों का ठीक, शुद्ध तथा पूर्ण वाक्यों में अपेक्षित उत्तर दे सके। क्या है पहला पॉइंट इसका, कि छात्रों में इस योग्यता को विकसित करना ताकि जो छात्र होते हैं वो प्रश्नों का ठीक, शुद्ध और पूर्ण वाक्यों में अपेक्षित उत्तर दे सकें। फिर आगे देखते हैं, छात्रों में सरल तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता विकसित करना। फिर अगला है, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने मन में उठी जिज्ञासाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, मतलब अपने मन में जो है वो उसको प्रकट कर सके, अपने भावों को शब्दों में परिवर्तित कर सके। मौखिक भाषा के माध्यम से वर्तनी की शुद्धता तथा इसमें होने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। मौखिक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, वर्तनी की जो शुद्धता होती है उसको सही किया जा सकता है और जो बोलने में त्रुटि होती है उसको भी दूर किया जा सकता है। फिर अगला है, आदर्श वार्तालाप के गुण। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत करना, वार्तालाप का मतलब बातचीत करना। तो आदर्श वार्तालाप का अर्थ है सरल, शुद्ध, शिष्टाचार अनुसार मधुरता से बातचीत करना। वार्तालाप के गुण होते हैं कुछ। नंबर 1 है सरलता। तो सरलता आदर्श वार्तालाप का प्रमुख गुण होता है, जिससे तथ्यों श्रोता की समझ में आसानी से आ सके। जो तथ्य होते हैं वो श्रोता के समझ में आसानी से आ सके और भाषा का प्रयोग मानसिक स्तर के अनुरूप किया जा सके। फिर शुद्धता, भाषा की शुद्धता का अर्थ यह नहीं कि वाक्यों में अशुद्धता है। आदर्श वार्तालाप में भाषा का प्रयोग व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। फिर अगला है शिष्टता। तो बोलते समय हमें शिष्टाचार के नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने वार्तालाप में इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज में असभ्य कहे जाएंगे। फिर अगला है मधुरता। मधुरता शिष्टाचार का पूरक अंग है। मधुर बोलने वाला व्यक्ति कड़वी बात को भी सुगमता से दूसरों से कह देता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। गतिशीलता है अगला। आदर्श वाचन में गतिशीलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में बार बार रुकना या वार्तालाप में बार बार रुकना या जल्दी जल्दी बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। अगला है स्वाभाविकता। तो वार्तालाप की भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी प्रकार का बनावटीपन ना लगे। स्वाभाविक भाषा बनावटीपन भाषा की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है। आप जैसे बोलते हैं अगर उस हिसाब से सामने वाले से बात करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आप बना बना कर बोलेंगे तो वो उसका प्रभाव जरा भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो है नेचुरल, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति जो है आपकी उसी हिसाब से रहना चाहिए। दिखावा और बनावटीपन ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। फिर प्रभावोत्पादकता। तो आदर्श वार्तालाप का यह प्रधान अंग है। भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए स्वरों का उतार चढ़ाव, अंग संचालन, स्वाभाविकता, मधुरता, शिष्टता आदि का उचित संगम होना चाहिए। तो ये क्या थे, ये सारी हेडिंग्स आपको याद करनी है। एग्जाम में आपको हेडिंग याद होंगी तो आप इसके अंदर का भी आराम से लिख सकते हैं। वार्तालाप के गुण हैं ये, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। फिर आगे हम देखेंगे, ये सारे हो गए। आगे का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 है वाचन। तो वाचन क्या होता है, वाचन का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थों में वाचन लिपिबद्ध भाषा का स्वर के साथ पढ़ना एवं समझना। वाचन मतलब बोलना। ठीक, वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना किसी चीज़ को। तो रघुनाथ सफाया ने बताया है, इन्होंने परिभाषा दी है वाचन की, कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के
प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही वाचन कहा है। ये परिभाषा याद कर लीजिए। फिर अगला है वाचन प्रक्रिया के प्रधान अंग। पहला है वाचन मुद्रा, नंबर 2 वाचन शैली। वाचन मुद्रा के अंतर्गत पुस्तक को हाथ में पकड़ना, उचित मुद्रा में बैठना, पढ़ते समय नेत्र अथवा अन्य अंगों का संचालन आदि आते हैं। वाचन शैली के अंतर्गत शब्द उच्चारण, अल्प विराम, पूर्ण विराम, शब्दों का प्रवाह इत्यादि आते हैं। ठीक, फिर आगे हमारा अगला टॉपिक है वाचन के प्रकार। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू।